नमस्कार। काफ़ी अरसे बाद आया हूँ, खेद है। और अभी मैं यही आपसे कहूँगा कि अब ये कंटिन्यूअस मेरा प्रयास रहेगा और ये चीज़ें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और क्यों नहीं आया, क्या रीज़न्स थे, वो जैसे जैसे आगे हम लोग मिलते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें बताता चला जाऊँगा मैं। आज आने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि बिहार में जिस तरह की पॉलिटिकल पूरी तरह से एक तूफ़ान आया हुआ है, चीज़ें जो चेंज हो रही हैं उसके बारे में बहुत सारे लोग अपनी अपनी तरीके से बात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी, मुझे जो समझ है मैं अपनी समझ से बात करूं, क्योंकि मुझे चीज़ें उतनी स्विफ्ट और स्वीट नहीं लग रही हैं जितनी चीज़ें दिख रही हैं या जितना लोग बात कर रहे हैं। इसके दो तीन रीजन्स हैं, मैं दो तीन पे ही बात करूँगा, ज़्यादा नहीं। और जिस तरह से ये सारे इंसिडेंट अनफोल्ड होंगे तो उससे हम लोगों को समझ में आएगा कि चीज़ें क्या चल रही हैं। देखिए, बिहार में बेसिकली आप सब, हम सब देख रहे हैं और हम सब जान रहे हैं कि यहाँ पर मेनली तीन पॉलिटिकल फोर्स हैं। और तीनों पॉलिटिकल फोर्स जब अलग रहती हैं तो तीनों में से किसी के पास बहुत ज़्यादा ताकत नहीं रह जाती है। तीन में से कोई भी दो, हालांकि कोई भी दो का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। बीजेपी और आरजेडी हमेशा दो अलग अलग पोल्स पे रहते हैं। बाकी बचे हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो अपना गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहते हैं और इस तरह से उनकी पॉलिटिक्स भी शिफ्ट होती रहती है। लेकिन जिधर भी वो जाते हैं उधर ही तराजू का जो वज़न रहता है वो झुक जाता है। अभी क्या है, इतने दिनों के बाद तकरीबन आदरणीय नीतीश जी को अब अगले साल 20 साल हो जाएगा मुख्यमंत्री बने हुए। इन 20 सालों में 6-7 महीने सिर्फ श्री जीतन राम मांझी जी थे मुख्यमंत्री, उसके अलावा हमेशा नीतीश जी ही रहे। इन 20 सालों में नीतीश जी अब अपनी पार्टी के लिए भी एक लाइबिलिटी बन गए हैं, सच यही है। उनकी पार्टी में भी वो लाइबिलिटी बन गए हैं। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि उनकी पार्टी में कोई सेकंड इन कमांड है नहीं। उनको भी सेकंड इन कमांड अपनी पार्टी में चाहिए। इसकी कवायद वो काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, इनफैक्ट 2015 के बाद से कर रहे हैं। जब उनको 10 साल हुआ था तभी से वो सोच रहे थे। और अपनी पार्टी को एक इंस्टीट्यूशन बनाने का, उसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज करने की उनकी प्लानिंग थी। बहुत दिनों से वो कोशिश कर रहे थे। तो इसी में पहले प्रशांत किशोर जी को लाया गया, फिर उनके साथ कुछ अनबन हुई, उनके साथ चेंज हुआ और पॉलिटिकल सिनेरियो पे चेंज आया, जिसकी वजह से उनको फिर बीजेपी के साथ जाना था नीतीश जी को, और नीतीश जी को बीजेपी के साथ जाना था। ये प्रशांत किशोर जी को पसंद नहीं आया तो इसके लिए वो फिर अलग हो गया। उसके बाद फिर आरसीपी सिंह जी को लाया गया, उसके बाद फिर ललन सिंह जी को लाया गया। लेकिन ये चीज़ सही है कि नीतीश कुमार जी जो चाह रहे हैं, जो वो करना चाह रहे हैं, जो उनको चाहिए था, वो उनको मिल नहीं पा रहा है। उन जो कहते हैं ना कि गोटी उनकी सेट हो नहीं पा रही थी। उनका उद्देश्य ये है कि हम बिहार में रह लिए बहुत दिन, अब हमें सेंटर में जाना है, हमें प्रधानमंत्री बनने का ये ख्वाब था उनका। और ये भी था कि जब एक बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस की इतनी ताकत नहीं रह गई और एक थर्ड फ्रंट टाइप का, एक पूरा खिचड़ी टाइप की चीज़ें जब हो रही थी, तो उस खिचड़ी में उनको भी मौका मिल सकता था। इसलिए वो बीजेपी से तो अलग हो गए 2020 के बाद, ठीक है। लेकिन फिर उनको वो भी मौका, जब उन्होंने पूरा सब लोगों को जुटाया, भानुमति का कुनबा जोड़ा उन्होंने, उसके बाद वो जब उस पर आना चाहें तो उन्होंने जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होती गई तो उनको ये दिखा कि ये लोग आपस में ही लड़ बैठेंगे। अभी आज के डेट में तो ये सच ही है। आदरणीय ममता बनर्जी जी अलग हो गई हैं, पंजाब में लोग अलग हो रहे हैं, यूपी में 80 सीट्स हैं, वहाँ पर भी तय नहीं हो पा रहा है। और कांग्रेस भी अपना चाह रही है कि वो अपने आप को ही आगे रखे इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में। इसलिए वो भी, उन सब चीज़ों की वजह से नीतीश कुमार जी को कन्वेनर बनाने की बात हुई, तो वो भी कन्वेनर बनाना उनको एक तरह से लगा कि उनको चने के झाड़ पे चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि नीचे कोई, मतलब कॉन्क्रीट कुछ चीज़ें आ नहीं रही थी। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने लालू जी को कहा, और इसलिए भी कहा क्योंकि वो कन्वेनर उनको आधे मन से अगर लोग बनाते तो इस चक्कर में उनको बिहार का मुख्यमंत्री भी छोड़ना पड़ता। ठीक है, नीतीश जी 25 के बाद मुझे नहीं दिखता कि नीतीश जी बनना चाहेंगे, लेकिन नीतीश जी ये चाहते हैं कि 25 में उनको एक सभ्य रिटायरमेंट, जिसको एक कहते हैं कि एक मतलब नेचुरल सा रिटायरमेंट उनको मिले, अच्छा सा रिटायरमेंट मिले। वो एक पॉलिटिकल स्टेट्समैन की तरह, एक इंस्टीट्यूशन की तरह रिटायर होना चाहते हैं, बट उनको ये मौका मिल नहीं पा रहा है बहुत सारी चीज़ों की वजह से। और जिस तरह से उनको इस सरकार में, हालांकि बीजेपी ने भी उनको बनाया था 50-53 विधायक होने के बाद भी,
और वहाँ जो चीज़ें चल रही थी और उसके बाद जिस तरह से आरजेडी के साथ गए अपने इस सपने को लेके कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, सबको इकट्ठा करेंगे, और लास्ट में उसमें भी कुछ खास हो नहीं पा रहा था, तो वो उन्होंने अब सोचा कि मैं, उनकी बिहार की कुर्सी भी खतरे में थी और इस तरह से उनको हटाने का, जैसे ललन सिंह जी को हटाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तो इस तरह से उनको हटाया जाता कि उनको पता नहीं चलता। इसलिए उन्होंने अब ये सोचा कि हम एक, मतलब जिसको कहते हैं कि एक बहुत इज्जत के साथ रिटायर हों, इसके लिए वो चाह रहे हैं कि अब वो बीजेपी की सहायता से मुख्यमंत्री बने, अगर ऐसा, या कम से कम आरजेडी से दूर होना चाह रहे हैं। आरजेडी से दूर होने की चाहत उनमें इसलिए भी है ताकि अगर वो मतलब आगे भी चाहें कि मुख्यमंत्री बनना, या आगे भी चाहें अपना एक माइलेज सेट करना, तो उनको ये अब क्लियर हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में तो कुछ बचा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में वो सेंटर में जा नहीं पाएंगे कांग्रेस और बाकी पार्टियों का जो एटीट्यूड है उसको देखकर। तो वो अब सोच रहे हैं कि हम अपनी पार्टी को ही स्ट्रॉन्ग करके और अपना बाइज्जत यहाँ से रिटायर हो, इसलिए वो अब फिर से सोच रहे हैं कि शायद वो बीजेपी के साथ जाएं। इसमें नीतीश जी का फ़ायदा बस ये है कि अब वो, मतलब ऐसे एक बार सुनील गावस्कर जी ने कहा था कि रिटायर हो या छोड़ो तो ऐसे समय पे छोड़ो जब लोग कहें रुकने के लिए। हालांकि वो समय नीतीश जी का बहुत पहले जा चुका है, लेकिन फिर भी वो चाह रहे हैं एक बाइज्जत रिटायरमेंट हो उनका। लेकिन जो सिस्टम है, जो चीज़ें की जा रही हैं, उसमें यही हो रहा है कि आरजेडी कभी भी उनको गिरा देगी। उनके पार्टी में भी बहुत ज़्यादा असंतोष भी है और उनके पार्टी में बहुत ज़्यादा लोग इधर उधर जा भी सकते हैं। लोग इधर उधर 2/3 विधायक अगर टूटने हों और आरजेडी को लगभग 10 या 20 और लोग चाहिए, बाकी उनके पास कांग्रेस है, लेफ़्ट पार्टियां हैं, तो उनको 10-1 लोग चाहिए, और इनके यहाँ से अगर 54 लोग हैं तो 17-18 विधायक अगर टूट जाते हैं तो नीतीश जी फिर नहीं रह पाएंगे मुख्यमंत्री। तो वो बाइज्जत निकलना चाहते हैं, इसके लिए वो एक कर रहे हैं। दूसरा, उनको ये दिख गया है कि वो जो प्रधानमंत्री वाला सपना था वो पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए जाना चाह रहे हैं। तो उनका फ़ायदा इस पूरे सिचुएशन में ये है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि वो खुद एक लाइबिलिटी हो गए हैं अपनी पार्टी के लिए भी, तो जब अपनी पार्टी के लिए वो लाइबिलिटी हो गए हैं तो बीजेपी उनको क्यों लेगी। तो बीजेपी का एक पॉइंट ये भी है कि ठीक है, नीतीश कुमार जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को अगर ले लेते हैं तो वो सेफ़ हो जाएंगे, क्योंकि बिहार की जो 40 सीट्स हैं उन 40 सीट्स पे बहुत बड़ा पेंच फंसा हुआ है। 17-18 अगर बीजेपी के एमपीज़ हैं तो बीजेपी अगर उन लोगों के खिलाफ जाके, जैसे नीतीश और लालू साथ में लड़ें और बीजेपी अलग लड़ें, तो 18 में से 8-9 ही निकाल पाएंगे। और उन 8-9 यानी 10 सीट की अगर भरपाई करनी हो तो बंगाल में भी लॉस ही होने वाला है। तो ऑब्वियसली लॉस होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बंगाल में 2021 के चुनाव के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जो हुआ, और जो भी रीजन्स रहे हों और बीजेपी कुछ खास नहीं कर पाई, वहाँ भी लॉस होना बहुत नेचुरल है। तो उसको पूरा कहाँ से करेंगे, वो एक चैलेंज है। और ये बात सही है कि बीजेपी अपने जो बेल्ट हैं उनके, उसमें बहुत ज़्यादा वो अब स्कोप बचा नहीं है। तो इसके लिए भी बीजेपी नहीं चाहती है कि एक अलाई छोड़ा जाए और एक कमज़ोर हुआ जाए। और दूसरा कि बीजेपी ये भी नहीं चाहती है कि कांग्रेस, हालांकि कभी उनको अकल नहीं आएगी, लेकिन कांग्रेस वो नहीं चाहते हैं कि कभी कांग्रेस को अकल आए कि पहला तो ये है कि पहले अभी इनको हटाया जाए। इनको हटाने के लिए अगर नीतीश कुमार को आगे करना पड़ा, हालांकि आप देखिए इंडिया ब्लॉक में अगर नीतीश कुमार को वो आगे कर देते हैं तो सब लोग अग्री हो जाएंगे, लेकिन चक्कर वही है कि नीतीश कुमार वहाँ भी मजबूरी के वो प्रधानमंत्री रह जाएंगे। तो वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, इसलिए नीतीश अपने आप को बाइज्जत रिटायर करवाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। तो नीतीश का तो ये है। बीजेपी नहीं चाहती है कि एक अलाई अगर आ जाता है, और अपने पास आने से ज़्यादा ये है कि वो इंडिया अलायंस जो है वो कमज़ोर होता है, तो उनको वो ये चाह रहे हैं कि हमको एक अलाई भी मिल जाए और साथ में वो इंडिया अलायंस भी। और दूसरा ये भी है कि नीतीश कुमार जब तक हैं बिहार में, अगर उनकी पार्टी कुछ भी है और नीतीश अगर वहाँ पर हैं, तो कहीं ना कहीं वो जिसके साथ जाएंगे वही रहेगा। और बीजेपी भी ये चाहती है और आरजेडी भी ये चाहती है कि भैया ऐसा है कि अब हम ही दो खेलेंगे और कोई तीसरा ना रहे, हम एक तरफ और बीजेपी एक तरफ और आरजेडी एक तरफ, और आपस में ही खेलें और यही दोनों देखें। इसके लिए भी वो लोग भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार, आपको ये भी खबरें आ रही होंगी कि आदरणीय नीतीश जी की पार्टी में भी बहुत सारा विरोध है, बहुत सारे लोग टूटने को तैयार हैं। तो ये भी हो सकता है। तो वो लोग यही चाहते हैं कि किसी तरह ये पॉलिटिकल ड्रामा जो एक है बीच में नीतीश कुमार जी का, वो ख़त्म हो। तो वो बीजेपी भी चाहती है। अब मान लीजिए कि नीतीश जी ना भी आए या नीतीश जी आ भी जाएं, तो भी नीतीश जी का ग्राउंड ख़त्म हो जाएगा। और अगर वो नीतीश जी बीजेपी के साथ आते हैं और तब तक में जैसे आदरणीय लालू जी भी हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं, उनको 10 विधायक और चाहिए, तो वो अगर
जेडीयू को तोड़ देते हैं तो भी बीजेपी की बल्ले बल्ले है, ये बीजेपी को तो हर हाल में फ़ायदा है। तो इसलिए बीजेपी यही चाहती है कि नीतीश जी का ये चक्कर बंद हो, इसलिए ये बीजेपी के लिए भी विन विन है और आरजेडी के लिए भी विन विन है। तीसरा पॉइंट ये है कि बीजेपी ने लंबा गेम भी खेला है। आप जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी बिहार भर में पदयात्रा कर रहे हैं और एक माइक और एक स्पीकर लेके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सही में ज़मीन पर बदल दी हैं, लोगों को सोचने पर तो मजबूर कर ही दिया है। अब वो जो लाइन ले रहे हैं वो लाइन, हालांकि बीजेपी के भी खिलाफ वो बोलते हैं, लेकिन उनके पास बीजेपी के खिलाफ बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं है। वो वही बातें बोलते हैं जो रेटरिक की तरह है, बेरोजगारी, महंगाई, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जो बड़ा उनका एक सिद्धांत की तरह की बातें हैं वो यही है कि नीतीश कुमार का कोई सिद्धांत नहीं है। वो बार बार कहते हैं नीतीश जी कल क्या करेंगे वो खुद उनको नहीं पता है। और लालू जी के, वो आरजेडी के लिए वो परिवारवाद और भ्रष्टाचार क्लियर कट बोलते हैं। तो बीजेपी, वो प्रशांत किशोर जाके भी एक तरह से जो बातें कह रहे हैं उससे बहुत हद तक, अगर वो आरजेडी और जेडीयू को तोड़ते भी हैं, उनके वोटर्स को तोड़ते भी हैं, तो उनमें से ज़्यादा बड़ा एक चंक बीजेपी को ही वोट देगा, ये कह के कि कम से कम इनके यहाँ चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज तो हैं। इनके यहाँ कोई एक व्यक्ति नहीं है, इनके यहाँ ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार हैं तो उनके बाद क्या होगा, लालू जी हैं तो उनका परिवार है। ये भी एक बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है, इसलिए भी वो चाह रहे हैं, वो तेल और तेल की धार देख रहे हैं। अभी तीसरी बात उसमें ये आती है कि इसमें आरजेडी को क्या फ़ायदा होगा। देखिए, आपको पता ही है, और हम 90 के किड्स को तो हमें अच्छे से पता है, हम लोगों ने वो दिन देखा है जब बिहार में बिजली नहीं हुआ करती थी और न्यूज़ पे सिर्फ आता था आज यहाँ नरसंहार कल वहाँ नरसंहार, और जो स्थितियाँ हम लोगों ने देखी। आरजेडी का यही फ़ायदा है कि नीतीश कुमार एक सेफ्टी वॉल्व की तरह हैं। अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो आरजेडी का वोट खिसक के बीजेपी को नहीं भी जाता है तो जेडीयू के कारण बीजेपी के कैंडिडेट को या जेडीयू के कैंडिडेट को चला जाता है आरजेडी का वोट, और आरजेडी की पॉलिटिक्स कमज़ोर हो जाती है। दूसरे, अगर नीतीश कुमार इनके साथ रहते हैं तो भी ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, इनके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं आ पाता है। कुछ आपको अभी इन लोगों के सरकार के बाद भी जब न तब इन लोगों में आपस में होता ही रहता है, कुछ लोगों के ट्रांसफ़र होते हैं उसको रोक देते हैं, कभी कुछ और होता है वो रोक दिया जाता है। तो एब्सोल्यूट पावर गवर्नमेंट के, ये लालू जी की फैमिली के पास आ नहीं पा रही है, वो इस चक्कर में भी फंसे हैं। तो मैंने जो आपको पहले कहा, बीजेपी और आरजेडी दोनों यही चाह रहे हैं कि अब नीतीश जी का खेल हो ख़त्म, और नीतीश जी का खेल, अगर मान लो आप अभी नीतीश जी बीजेपी के साथ नहीं भी आते हैं लेकिन छीछा लेदर पूरा हो जाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा रहेगा। और बीजेपी का यही है कि हम 18-20 सीटें अपनी जो पिछले लोकसभा में थी बिहार से, वो सीटें आ जाए हमारी, इतना वो ज़रूर चाहते हैं कि उसको मेंटेन रखें। क्योंकि बंगाल से जो नुकसान कुछ होगा और कुछ इधर उधर से नुकसान होगा उसको वो थोड़ा साउथ में एक्सप्लोर कर रहे हैं और साउथ में निकाल सकते हैं। लेकिन छीछा लेदर मेन ये है कि मतलब लड़ाई के पहले ही वो जो ये एक आर्ट ऑफ वॉर जो है चाइनीज़ बुक, चाइनीज़ थिंकर की, वो उसी तरह चाह रहे हैं कि लड़ाई से पहले ही उनके ऑपोजिशन को, एक तो राम मंदिर, एक नरेंद्र मोदी, ये सारे एंगल ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी अपोजिशन को बहुत बैकफुट पे ले आया है। अखिलेश यादव जी पहले ही कह चुके हैं। और ऊपर से अगर जैसे दीदी चली गई, ममता जी चली गई, आम आदमी पार्टी भी उनके साथ नहीं लगना चाह रही है। अगर यहाँ से आरजेडी और जेडीयू टूट जाती है, अलग हो जाते हैं या कुछ भी ऐसा होता है, तो अल्टीमेटली ये होगा कि अगर नीतीश और लालू अलग अलग हो जाते हैं तो इंडी ब्लॉक जो है, इंडी अलायंस जो है, वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा और लड़ाई के पहले ही एक तरह से वो बीजेपी जीत जाएगी। तो विन विन सिचुएशन है बीजेपी के लिए, विन विन सिचुएशन है आरजेडी के लिए। लॉस में सिर्फ आदरणीय नीतीश कुमार हैं जिनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि अब वो प्रधानमंत्री बनने के लिए, 13 में भी वो अलग हुए थे, 13 में भी उन्होंने सोचा था, अब एक ग्रैंड अलायंस बना के भी सोचा, और जब इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है तो वो एक सभ्य और एक शांत और एक इज्जतदार रिटायरमेंट चाहते हैं, और शायद वो भी उनको अब नसीब ना हो, इसीलिए ये सारा चल रहा है। लेट्स सी क्या होता है। मैंने इसलिए भी ये सारी बातें कहीं कि एक रिकॉर्ड के तौर पे रहे। देखते हैं मेरी पॉलिटिकल समझ कितनी सही जाती है या क्या होता है, लेकिन अभी मुझे जो समझ में आ रहा है वो इतना ही है। आगे देखते हैं कि क्या होता है, आपको अपडेट करता रहूँगा और मैं अपने आइडियाज़ आपको देता रहूँगा। बाकी तो जो होंगी आप लोगों को सब जगह से, एक जो कहते हैं ना कि
एक अल्टरनेट, एक अलग मतलब एंगल मैं आपको, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, फिफ्थ एंगल आपको एक बता रहा हूँ, बाकी देखते हैं क्या होता है।